हेलो दोस्तों, अवधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। देखिए, हम अलग टाइप के एथिकल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम उन लोगों को डील करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। और जब हम किसी जॉब में जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का जॉब हो, तो वहाँ पे हमें अलग टाइप के एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि जो पब्लिक रिलेशनशिप्स होते हैं और जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स होते हैं, उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। उसमें कई चीज़ें कॉमन भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग भी होती हैं। तो ये जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम उसका जो पहला चैप्टर है, उसके बारे में जानेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स। तो चलिए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम याद करते हैं कि एथिक्स क्या है। एथिक्स के बारे में हमने पहले भी जाना हुआ है और हम ये जानते हैं कि एथिक्स जो है वो मॉरल फिलॉसफी भी कहा जाता है। और ये एक फिलॉसफी की ब्रांच है जिसके अंदर हम ये सीखते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, हमारा कौन सा बिहेवियर सही है और कौन सा बिहेवियर गलत है। और ये जो सही और गलत का जो बिहेवियर होता है, इसको हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और जो हमें लगता है कि सही है या जो हमें लगता है गलत है, उसको हम प्रॉपरली डिफेंड करते हैं रीज़न से, लॉजिक से। और उसके बाद में हम रिकमेंड करते हैं कि अगर हम एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इन शॉर्ट जो है वो एथिक्स का मतलब होता है या मॉरल फिलॉसफी का मतलब होता है। ऐसा आमतौर पे देखा गया है कि लोग जो होते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ में और अपनी पब्लिक लाइफ में अलग अलग टाइप के मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने जॉब में या अपनी पब्लिक लाइफ में बहुत करप्ट होते हैं, बहुत सारे इलीगल काम करते हैं, लेकिन जो अपनी फैमिली रहती है उनके साथ में बड़े ईमानदार रहते हैं। तो दूसरे तरफ ऐसा भी देखा गया है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी पब्लिक लाइफ में तो बड़े ऑनेस्ट रहते हैं, वहाँ कोई करप्शन नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन वो इमॉरल बिहेवियर को फॉलो करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। जैसे उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो इस तरीके से वो पब्लिक लाइफ में तो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन अपनी जो पर्सनल लाइफ है या प्राइवेट लाइफ है उसमें वो अच्छे नहीं है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परिवार में बच्चों के साथ में जुर्म करते हैं, अपनी पत्नी को पीटते हैं और इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अलग अलग मॉरल स्टैंडर्ड पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में मेंटेन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसके अंदर सत्य निष्ठा है, इंटीग्रिटी है, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों लाइफ में एक ही तरीके के मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और वो हर जगह पे मॉरल रहता है। देखिए, एक चीज़ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में एक जैसे होने चाहिए या कॉन्सिस्टेंट होने चाहिए। क्योंकि जब तक हम प्राइवेट लाइफ में मॉरल नहीं है, तब तक हम जो है पब्लिक लाइफ में मॉरलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर हमारी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ की मॉरलिटी के बीच में इनकॉन्सिस्टेंसी रहती है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, हमारा पब्लिक फेस कुछ और है, प्राइवेट लाइफ कुछ और है, तो ऐसे सिचुएशन में जब ये चीज़ें एक्सपोज होती हैं, जब ये चीज़ें लोगों को पता चलती हैं, तो उसके बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, केशव चंद्र सेन जो हैं, ये बहुत ही महान हिंदू फिलोसोफर थे और ये सोशल रिफॉर्मर भी थे। और ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ में एक आंदोलन चला रहे थे, उसका उन्होंने बहुत अपोजिशन किया। लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो अपनी लड़की थी, उसकी शादी जो है उन्होंने महाराजा ऑफ कूच से कर दिया। कूच के महाराजा थे, उनसे उनकी शादी कर दी बिहार में। और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि इस तरीके का जो एक्शन है उसने ये प्रूफ कर दिया लोगों की नज़रों में कि जो वो बाल विवाह के खिलाफ में आंदोलन चला रहे हैं वो एक धोखा है, और इस वजह से उनको लोगों ने छोड़ दिया। देखा जाए तो प्राइवेट लाइफ में जो भी हम कर रहे हैं उससे हमारी बातों पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो हम कह रहे हैं, अगर वो सही है तो। लेकिन अगर आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं प्राइवेट लाइफ में, तो फिर आपकी जो इनकॉन्सिस्टेंसी होती है उससे आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है
और फिर लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए हमें दोनों जगह पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट रिलेशनशिप्स की। ये प्राइवेट रिलेशनशिप्स देखिए क्या होती हैं। ये प्राइवेट रिलेशनशिप्स उस टाइप की रिलेशनशिप्स होती हैं जो हमारे और हमारे परिवार के बीच में या हमारे मित्रों के बीच में होती हैं। जैसे जो हमारे मित्र होते हैं वो बहुत क्लोज हो सकते हैं हमारे, वो बहुत पर्सनल होते हैं। और जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, चाहे हमारे माता पिता हों, पति पत्नी हों, या हमारे बच्चे हों, या और जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो, ये जो होते हैं प्राइवेट रिलेशनशिप के दायरे में आते हैं। प्राइवेट रिलेशनशिप का दायरा बड़ा छोटा होता है, उसमें लिमिटेड लोग रहते हैं, दर्जन दो दर्जन लोग रहते हैं। और ये जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और ये रिलेशनशिप बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, ऑलमोस्ट जीवन भर चलते हैं ये। और ये जो रिलेशनशिप से हमें उससे क्या मिलता है, अगर हम यहाँ पे एथिकल रहते हैं, यहाँ पे हम मॉरल रहते हैं, तो हमें प्रेम मिलता है, इंटीमेसी मिलती है, मतलब क्लोजनेस रहती है, विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, और कंपेशन होता है कि हम अगर तकलीफ में हैं तो दूसरा भी तकलीफ में रहता है, और एक दूसरे की हम मदद करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपस में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, जिस पे दोनों एग्री कर जाएं या निगोशिएशन करके। मतलब हम वहाँ पे कोई रूल नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हम आपस में मिल बैठ करके प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। अब हम आते हैं पब्लिक रिलेशनशिप में। जब ये जो मेंबर का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, अगर आप हजारों लाखों लोगों को डील कर रहे हैं तो आप उस तरीके से चीज़ों को डील नहीं कर सकते जैसा कि आप अपने प्राइवेट डोमेन में डील कर रहे हैं। तब यहाँ पे हमें अलग टाइप के मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो जब हम आम पब्लिक को डील करते हैं तो उसको हम पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। तो पब्लिक रिलेशन क्या है, हमारे रिलेशनशिप आम लोगों के साथ में, या जो लोगों को हम पर्सनली नहीं जानते हैं उनके साथ में जो रिलेशंस होते हैं उनको हम पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। और जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं, अगर हम वहाँ पे एथिकल रहते हैं तो हमें वहाँ पे इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, अटेंशन मिलता है, वहाँ पे हमें पावर और अथॉरिटी मिलती है, और वहाँ पे हमें मटेरियलिस्टिक बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, हमें प्रमोशन होगा, और इस तरीके से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हम अपनी पब्लिक लाइफ में एथिकल रहते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो एक सिविल सर्वेंट होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है, और उसको जो भी काम करना चाहिए वो पब्लिक इंटरेस्ट में करना चाहिए, जिससे जनता का फ़ायदा हो। तो जब भी हम कोई काम करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इन सब के बारे में हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर एथिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें हमारा एक सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, हमारा अपना एक स्वार्थ रहता है। हम कोई भी काम करते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो, और वो फ़ायदा हम खुद को भी पा सकते हैं, और जो हमारे आस-पास हैं, जैसे हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी हम फ़ायदा दे सकते हैं। वो सारा का सारा जो है वो प्राइवेट रिलेशनशिप के डोमेन में आता है। और ये जो रिलेशनशिप होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे हम जब चीज़ों को डील करना सीख जाते हैं अपने प्राइवेट रिलेशनशिप में, और वहाँ पे एथिक्स को फॉलो करना सीख जाते हैं, तो हम जब पब्लिक अफेयर में भी जाते हैं, हम जनता के साथ भी जाते हैं, तो एक तरीके से ये जो हमारी ट्रेनिंग होती है ये हमें बहुत हेल्प करती है वहाँ पे। क्योंकि जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं जो हम बनाते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ में, वो हम पब्लिक लाइफ में जब हम फॉलो करेंगे तो हमको वही बेनिफिट्स अक्सर मिलते हैं जो हम प्राइवेट लाइफ में हमें अपने दोस्तों से और अपने परिवार के मेंबर से मिलते हैं। तो इस तरीके से ये जो है, जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं उसमें एक ह्यूमन टच जो है वो देता है, इंसानियत का जो है उसके अंदर एक टच आ जाता है। ये जो सिविल सर्वेंट होता है, देखिए वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है, और उसको जो है हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से एक सिविल सर्वेंट के बीच में एक तरफ रहता है पब्लिक इंटरेस्ट और दूसरी तरफ रहता है प्राइवेट इंटरेस्ट, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बैलेंस करके जो चलता है वही एक अच्छा पब्लिक सर्वेंट होता है। तो हमें पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करना है, हमें वर्क लाइफ को भी मेंटेन करना है, और दोनों का एक अच्छा बैलेंस अगर हम रखेंगे तो हम एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो हमारी प्राइवेट रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें एथिक्स का क्या महत्व होता है और किस टाइप के एथिक्स हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं।
तो हमने प्राइवेट रिलेशनशिप्स के बारे में पहले भी जाना है, जो हमारी व्यक्तिगत जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, जैसे हमारे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो प्राइवेट रिलेशनशिप के दायरे में आते हैं। ये जो दायरा होता है बहुत कम लोगों का होता है, और इसके अंदर जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं। तो चलिए हम प्राइवेट रिलेशनशिप्स के बारे में जानते हैं कि वहाँ पे हम किस टाइप का एथिक्स इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स होते हैं वो ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, बड़े इनफॉर्मल होते हैं और बड़े इंटीमेट होते हैं, बड़े क्लोज होते हैं। ये जो रिलेशनशिप्स हैं इसमें कोई ऐसा रूल नहीं चलता, कोई ऐसा लॉ नहीं चलता। एक तरीके से हम सर्वो सर्वा होते हैं अपने प्राइवेट रिलेशनशिप्स में, क्योंकि हम खुद रूल बनाते हैं। एक फैमिली जो होती है वो कैसे चलना है, वो फैमिली रूल बनाती है। हम फ्रेंड्स के साथ कैसे डील करते हैं, उसके लिए हम खुद रूल बनाते हैं। कोई लिए उसके रूल नहीं है कि हर फैमिली के अंदर ये रूल फॉलो होना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारी प्राइवेट रिलेशनशिप्स होती है उसमें हम खुद रूल बनाते हैं, अपने लॉज बनाते हैं, और उसको हम जब चाहें बदल भी सकते हैं। जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स होती है उसमें हर आदमी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर आपस में एक दूसरे के लिए प्यार होता है और सद्भावना होती है, कॉम्पेशन होता है। और हम जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं उसमें लव और कॉम्पेशन को प्रैक्टिस करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार अगर कोई गलती भी करता है फैमिली मेंबर, तो हम उसको माफ़ कर देते हैं। वहाँ पे हमारे पास में ये पावर रहती है। अगर हम एक सरकारी नौकर हैं तो वहाँ पे हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हम प्राइवेट डोमेन में अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि कई बार किसी दूसरे की गलती के लिए हम खुद को पनिश भी करते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने गलती करी तो कई बार माँ जो होती है खाना खाना छोड़ देती है, और फिर बच्चा उसको मनाता है और सही रास्ते पे आ जाता है। इसी तरीके से अगर पेरेंट्स ने बच्चों को बुरी तरीके से ट्रीट किया तो कई बार बच्चे जो हैं बातचीत करना बंद कर देते हैं या खाना छोड़ देते हैं, और फिर पेरेंट्स को झुकना पड़ता है। तो इस तरीके से हम कई बार दूसरों की गलती के लिए खुद को भी पनिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक प्रेम का बंधन होता है और हमारी तकलीफ से दूसरों को तकलीफ होती है और वो अपना रास्ता सही करते हैं। जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स होती हैं उसके अंदर एथिकल वैल्यूज़ जो हम फॉलो करते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली बात यह है कि हम अपने अंदर गुणों को पैदा करते हैं, अच्छे गुणों को पैदा करते हैं। वर्चूज़ हम कल्टीवेट करते हैं, जैसे करेज, या जो हमारा साहस है, टेम्परेंस, अपनी इंद्रियों को हम कंट्रोल में रखते हैं, अपनी ज़रूरतों को हम सीमित रखते हैं, प्रूडेंस मतलब समझदारी दिखाते हैं, और उसी तरीके से न्याय करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हम वर्चूज़ कहते हैं या जो हमारे गुण कहते हैं, सद्गुण कहते हैं, ये हमारे प्राइवेट रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मुखर होते हैं। उसी तरीके से जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, एक दूसरे को सम्मान करना, किसी को मारना पीटना नहीं, ये सारी चीज़ें हम प्राइवेट डोमेन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर जो धार्मिक हमारे जो मूल्य होते हैं वो भी हम प्राइवेट डोमेन में फॉलो करते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट जो आपकी लाइफ होती है, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, जनरली उनके रिलीजियस वैल्यूज़ भी सिमिलर रहते हैं, और उसको भी हम फॉलो करते हैं अपने प्राइवेट डोमेन में। सोसाइटी के नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं, और जो भी कानून हैं जो देश में बनाए गए हैं फैमिली से रिलेटेड या प्राइवेट रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनको भी हम फॉलो करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स है उसके अंदर कौन कौन सी खासियत होती है या एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहली बात तो ये होती है कि जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो कई बार इनहेरिटेड होते हैं, या हम उसके साथ पैदा होते हैं। हमने अपने माँ बाप को चूज़ नहीं किया, हमने अपने ब्रदर सिस्टर्स को चूज़ नहीं किया, ये हमसे जुड़े होते हैं जिस दिन से हम पैदा होते हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को इनहेरिट करते हैं, और साथ साथ में कई बार हम चूज़ भी करते हैं, जैसे हम अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं, अपने दोस्तों को चूज़ करते हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ऑलमोस्ट परमानेंट होते हैं, पूरी ज़िंदगी चलते हैं। इसके अंदर हमारी कमियों को टॉलरेट किया जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत पर्सनल लेवल पे जानते हैं, तो हम परफेक्शन उम्मीद नहीं करते हैं। हमारी अगर कोई कमियां रहती हैं तो उसको माफ़ कर देते हैं, और हम भी लोगों की कमियों को माफ़ कर देते हैं। हम एक दूसरे का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है। जैसे जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके पेरेंट्स उसकी परवरिश करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और जब पेरेंट्स जो होते हैं बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे जो होते हैं उसकी देखभाल करते हैं। तो इस तरीके से एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, पति पत्नी की देखभाल करता है, पत्नी पति की देखभाल करता है, और इस तरीके से सारे रिलेशनशिप जो होते हैं बड़े म्यूचुअल होते हैं। इसके अंदर अक्सर वेल डिफाइंड रोल रहते हैं।
पति का अलग रोल है, पत्नी का अलग रोल है, बच्चों का अलग रोल है, दोस्तों का अलग रोल है, तो सबके रोल्स डिफाइंड रहते हैं, सब अपना अपना रोल अदा करते हैं। इसके अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे लोग हैं, जो हमारे क्लोज डोमेन में हैं, प्राइवेट डोमेन में हैं, उनके साथ हमारी लॉयल्टी रहेगी, उनके साथ में हमारी वफादारी रहेगी, लव है, अफेक्शन है, ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। वहाँ पे हम कोई बिजनेस लाइक नहीं रहता है, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के साथ वफादार रहते हैं। और इसी तरीके से फेथफुलनेस और लॉयल्टी जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है प्राइवेट रिलेशनशिप्स के अंदर। अब हम जानते हैं सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फिशनेस के बारे में। देखिए, जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स होती हैं, उसमें एक सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम दूसरों का कुछ करते भी हैं, जैसे अपने भाई के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं उससे हमें आगे भी फ़ायदा मिल सकता है और हम अपनी भी सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है अपने बारे में सोचना, अपनी दुख सुख के बारे में सोचना, उसको सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं। ये जो सेल्फ इंटरेस्ट है, ये ज़रूरी भी है हमारी खुशियों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा कि किस चीज़ से हमको खुशी मिलती है। और अगर हम अपनी देखभाल करेंगे और अपनी फैमिली की देखभाल करेंगे, तो इस तरीके से क्या होगा कि हम एक खुशहाल फैमिली और खुशहाल स्वयं को बनाते हैं। और जब हम अपने लेवल पे खुशहाल रहेंगे, तो देश भी खुशहाल रहेगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर इस सोसाइटी के अंदर हर आदमी अपनी देखभाल खुद करे, तो नेचुरली स्टेट का या कंट्री के जो ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर कम आएगा। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब ये भी होता है कि एक दूसरे की केयर करना, जिसमें हमें आपस में एक दूसरे को फ़ायदा भी हो। इसके मुकाबले में जो सेल्फिशनेस है या जो स्वार्थ है, उसका मतलब ये होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना या अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। जो सेल्फिश आदमी होता है या जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, अपने आनंद के बारे में सोचता है, प्लेजर के बारे में सोचता है और सिर्फ अपने बारे में ख्याल करता है और दूसरों के बारे में चिंता नहीं करता। तो जो स्वार्थ है, वो बुरी चीज़ है, लेकिन अपनी देखभाल करना या सेल्फ इंटरेस्ट जो है, अपने बारे में देखभाल करना, अपने बारे में सोचना, ये बुरी चीज़ नहीं है। तो सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो ठीक है, डिज़ायरेबल है, वो होनी चाहिए, लेकिन सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचें। अब हम जानते हैं कि जो प्राइवेट एथिक्स है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स देखिए क्या हैं, जो प्राइवेट एथिक्स को गवर्न करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स होती है, वो हम अक्सर इनहेरिट करते हैं और वो खून के रिश्ते होते हैं और इसलिए वो जीवन भर रहते हैं, वो टूटते नहीं इतनी आसानी से। और जब हम फ्रेंड्स बनाते हैं, तो वो भी हम बहुत सोच समझ के बनाते हैं। लेकिन हाँ, फ्रेंड्स अगर हमारे साथ में ठीक से नहीं रहते, तो हम उनको अनफ्रेंड भी कर सकते हैं और वो रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो खून के रिश्ते होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी रहते हैं और वो टूटते नहीं हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे अपने हैं या जिनके साथ में हमारी क्लोज रिलेशनशिप्स है, वो अच्छे होंगे, उनके अंदर अच्छे गुण होंगे, वो एक दूसरे की केयर करेंगे, हमारे साथ ईमानदार रहेंगे और सच बोलेंगे। और हम जो प्राइवेट रिलेशनशिप में लोगों के साथ में प्यार है, कॉम्पैशन है, एक दूसरे को हम माफ़ कर सकते हैं और एक दूसरे के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। देखिए, हम बाकी लोगों के साथ में कॉम्पिटिशन की भावना से काम करते हैं, हम उनसे आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे जो प्राइवेट डोमेन में जो लोग रहते हैं, हमारे परिवार में और दोस्तों में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे हम एक दूसरे के आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो देखिए, ये जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स होती है, उसके अंदर हम जो गोल्डन रूल है उसको अप्लाई करते हैं कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ करेंगे। तो गोल्डन रूल सबसे अच्छा फैमिली के अंदर और दोस्तों के अंदर जो है वो अप्लाई होता है, प्राइवेट डोमेन में अप्लाई होता है। कार्ल मार्क्स ने जो बात कही थी कि हर व्यक्ति को एक अच्छी सोसाइटी में वो काम करना चाहिए जो उसकी एबिलिटी के अनुरूप हो और उसकी ज़रूरतें जो हो उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए। ये भी सबसे अच्छे तरीके से फैमिली के अंदर एप्लीकेबल होता है। वहाँ पे देखेंगे कि हर व्यक्ति जो होता है, वो अपना अपना काम करता है। पेरेंट्स में मान लिया फादर हैं, कमा रहे हैं, मदर घर का काम कर रही हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। सबका कंट्रीब्यूशन फैमिली के लिए अलग अलग है। जो जिस काम में अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसमें जो ज़रूरतें पूरे करने की बात आती है, तो जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि किसने ज़्यादा कमाया, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलने चाहिए। तो इस तरीके से ये जो प्रिंसिपल है कार्ल मार्क्स का, वो भी जो है फैमिली के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेबल होता है। अब हम जानते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अलग टाइप के एथिक्स प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
देखिए, जब हम एक इंडिविजुअल रहते हैं तो हम कोई फ़िलॉसफ़र की तरह से नहीं सोचते हैं कि हमने एक फ़िलॉसफ़ी बना ली और उसी फ़िलॉसफ़ी को हम हर सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। जो फ़िलॉसफ़र होते हैं या जो लोग फ़िलॉसफ़र जैसा सोचते हैं, वो एक ही फ़िलॉसफ़ी को हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो प्राइवेट लाइफ़ होती है, जो हमारा व्यक्तिगत जीवन होता है, उसके अंदर जो है हम वो प्रिंसिपल्स फ़ॉलो करते हैं, जो हमारे एक्शंस को जस्टिफ़ाई करें और जो उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हों उस सिचुएशन के लिए। और इसलिए क्या होता है कि एक ही व्यक्ति जो है, वो अलग-अलग समय पे, अलग-अलग लोगों के साथ में, अलग-अलग टाइप के एथिकल प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करता है। जैसे कि मान लिया एक व्यक्ति है, तो वो बिज़नेस के अंदर यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल फ़ॉलो कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करने की कोशिश करेगा। वहीं पे जब अपने प्रोफ़ेशन के अंदर की बात आती है, तो उस प्रोफ़ेशन के अंदर जो भी रूल्स हैं, लॉज़ हैं, उसको वो फ़ॉलो करता है स्ट्रिक्टली, तो वो डेंटोलॉजी को फ़ॉलो करता है। तो जब वो सोसाइटी को डील करता है, जहाँ पे वो रहता है, तो वहाँ पे अक्सर वो वर्च्यू एथिक्स को फ़ॉलो करता है। जैसे कि दान देना, लोगों की मदद करना, वहाँ पे साहस दिखाना, अपने को कंट्रोल में रखना, जो भी वर्च्यू एथिक्स हैं उसको वहाँ फ़ॉलो करता है, जब हम समाज के साथ में डील करते हैं। और वहीं पे जब हम फैमिली के अंदर आते हैं, तो अक्सर हम रिलेशनशिप एथिक्स को इस्तेमाल करते हैं या केयर एथिक्स को इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के साथ में। कई बार हम अपने वाइफ, पेरेंट्स के साथ में भी केयर एथिक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो अलग-अलग टाइप के एथिकल प्रिंसिपल्स हम अलग-अलग इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेट लाइफ़ के जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो कई बार अलग होते हैं और पब्लिक लाइफ़ के जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो अलग होते हैं। अब देखिए, जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स होती है, उसके अंदर कोई कानून तो नहीं लगता है, लेकिन अगर हम वहाँ पे एथिकल नहीं रहते हैं, तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर हम अपनी प्राइवेट लाइफ़ में, अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में एथिकल नहीं रहते हैं और अनएथिकल पाथ को फ़ॉलो करते हैं, तो हम उनका प्यार खो सकते हैं। उनके साथ जो सहानुभूति रहती है, कॉम्पैशन रहती है, उसको खो सकते हैं। विश्वास हमारा जा सकता है और इस तरीके से जो लोग हमें प्यार करते हैं, उनके प्यार से हमें हाथ धोना पड़ सकता है। वो हमें कभी विश्वास नहीं करेंगे और जो उनके अंदर हमारे लिए प्रेम है, करुणा है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। कई बार ये जो पर्सनल लाइफ़ में हम जिन चीज़ों को खोते हैं, जैसे कि लव है, कॉम्पैशन है, ट्रस्ट है, फ़ेथ है, वो कहीं ज़्यादा पेनफुल होता है बजाय इसके कि हमको जेल भेज दिया जाए। क्योंकि जेल जब भेजा जाता है तो कम से कम अपने आप के साथ में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया, तो वो आपके लिए कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। फ्रेडरिक नीत्शे एक बहुत ही फ़ेमस फ़िलॉसफ़र हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि मुझे इस बात का अफ़सोस नहीं है कि तुमने मेरे साथ में झूठ बोला। मुझे इस बात का अफ़सोस है कि मैं अभी तुमको अब कभी विश्वास नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम अपनों के बीच में झूठ बोलते हैं, तो भले ही हमें कोई सज़ा नहीं होती है, लेकिन हम विश्वास को परमानेंटली तोड़ देते हैं। फिर वो हमें कभी भी विश्वास नहीं कर पाते हैं और इसीलिए प्राइवेट लाइफ़ के अंदर भले ही कोई पनिशमेंट ना हो बाहर से, लेकिन उसके बावजूद एथिकल रहने में या मॉरल रहने में ही हमारा फ़ायदा होता है और वही एक अच्छे जीवन का उपाय है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ये जो प्राइवेट लाइफ़ होती है उसमें एथिक्स का क्या महत्व है और हमें क्यों फ़ॉलो करना चाहिए, कैसे फ़ॉलो करना चाहिए और अगर हम नहीं फ़ॉलो करेंगे तो उसका क्या अंजाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, उनके ऊपर कौन-कौन सी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उनको एथिकल होने की क्या ज़रूरत रहती है और अगर वो एथिकल नहीं होंगे तो क्या होगा और एथिकल होने में क्या चैलेंजेस रहते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे आज के टॉपिक में, एथिक्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं। देखिए, पब्लिक सर्वेंट जो हैं वो लोग होते हैं जिनको कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में या सरकारी एजेंसी में अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो लोग हैं जो कि सरकारी पदों पर रहते हैं, उनको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। अगर हम इसको और डिटेल में जाएं, तो जो हमारा इंडियन पीनल कोड है उसका सेक्शन 21 जो है, वो पब्लिक सर्वेंट को डिफ़ाइन करता है, जिसके अंदर ये जो लोग हैं वो इंक्लूडेड हैं। कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, जो लोग आर्मी, नेवी या
आपका एयरफोर्स में काम करते हैं, आर्म फोर्सेस में जो लोग भी काम करते हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, जजेस, सिविल सर्वेंट्स, और जो लोग पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या म्यूनिसिपैलिटी के लिए अपॉइंट होते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। उसी तरीके से जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं, जो भी सरकार में काम करते हैं, सारे के सारे जो लोग हैं उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एथिक्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक सर्वेंट के लिए, और क्यों पब्लिक सर्वेंट जो हैं वो एथिकल नहीं हो पाते हैं। देखिए, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो एक इंसान होते हैं, और जब वो सरकारी पद पे आ जाते हैं तो भी उनके जो रोल्स हैं एज अ ह्यूमन बीइंग वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल्स को प्ले करना होता है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाएं, एसपी बन जाएं, या मान लिया आप कमिश्नर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, या आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी के पिता हैं या माँ हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति पत्नी हैं, वो रोल भी आपको निभाने पड़ते हैं। और यहीं पे कई बार कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है। हमारे जो डिफरेंट टाइप के रोल्स हैं उनमें आपस में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। हर जो रोल होता है उसके लिए हमें अलग तरीके के वैल्यूज़ चाहिए, अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स चाहिए। हम जिस तरह ऑफिस में बिहेव करते हैं उस तरीके से घर पे बिहेव नहीं कर सकते हैं, और जिस तरह घर पे बिहेव करते हैं उस तरह ऑफिस में बिहेव नहीं कर सकते। हमें दोनों रोल को अलग अलग करना पड़ेगा। बहुत सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनफॉर्मल होती हैं, जैसे घर में आप जैसे रहें, जो कपड़े पहनें, जिस तरीके से बिहेव करें। लेकिन वही जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपको फॉर्मल तरीके से काम करना होता है, क्योंकि वो पद की गरिमा भी आपको बना करके रखनी होती है, और वहाँ पे आपके साथ में सर्टेन फंक्शंस हैं, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सर्टेन ड्यूटीज़ हैं, वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। इसीलिए हमें घर पे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो हमारे पब्लिक लाइफ में मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें कई बार फ़र्क होता है। मैक्स वेबर हैं, जो कि बहुत ही बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उन्होंने बहुत ही फेमस एक कोट दिया, और उन्होंने कहा कि ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम वो मॉरल एथिकल नॉर्म्स को लगाएं जो हम पर्सनल लाइफ में लगाते हैं, क्योंकि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी होती है, जो सरकारी लोकतंत्र होता है, उसकी जो मशीनरी होती है, उसके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग टाइप के होते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेटिक मॉरलिटी होती है, जो एक हर ऑर्गेनाइजेशन की एक मॉरलिटी होती है, वो हमारी पर्सनल मॉरलिटी से अलग होती है, और वो एकदम इंडिपेंडेंट होती है। जैसे अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं कर सकते। आपको क्रिमिनल्स को टैकल करने के लिए उसी जैसा बनना पड़ता है। आर्मी के अंदर आप जब दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं तो आप वो मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम पर्सनल लाइफ में मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, फॉरगिवन, फॉरगेट, या फिर नॉन वायलेंस, लव एंड कॉम्पैशन, उसको हम प्रोफेशनल लाइफ में नहीं लगा सकते। घर पे किसी से गलती हो जाए आप उसे माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप एक कलेक्टर हैं, एसपी हैं, और वहाँ पे किसी ने कोई गड़बड़ किया तो आप उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे एक पब्लिक सर्वेंट हैं और आपको अपनी ड्यूटीज़ को निभाना है। ड्यूलाइट वाल्डो एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही एक फेमस जो है फिगर हैं। उन्होंने 12 एरिया बताया जिसमें कि पब्लिक जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका ऊपर एथिकल क्लेम रहता है। 12 टाइप के एथिकल क्लेम होते हैं। हम इनको समझते हैं कि एथिकल क्लेम कौन कौन से होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही उसकी बाइबल है, कुरान है या गीता है, उसको उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस वैल्यूज़ को सबसे ऊपर अपहेल्ड करना चाहिए। फिर दूसरा है लॉ। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है सरकारी ऑफिसर के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए, कि लॉ को इम्प्लीमेंट करे, लॉ के हिसाब से काम करे, लॉ रूल्स और प्रोसीजर को ठीक से फॉलो किया जाए। नेशन, ऐसा काम किया जाए जो देश के हित में हो। उसी तरीके से जो पीपल हैं, जो लोग हैं जिनके साथ हम काम करते हैं,
जिनके लिए हम काम करते हैं, वो भी हमसे सर्टेन एथिकल वैल्यूज़ एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसको भी हमें ध्यान रखना है। फिर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से कई बार बहुत अच्छे लीडर्स नहीं सामने आते हैं। डेमोक्रेसी के अपने पिटफॉल्स हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी में अगर काम करते हैं तो जिस तरीके की लीडरशिप आती है, जिस तरीके के लोग होते हैं जिनको हमें डील करना होता है, उनकी भावनाओं को भी कदर करना ज़रूरी है। उसके अलावा हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर सर्टेन ट्रेडिशंस होते हैं, सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं, सर्टेन नॉर्म्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आप अगर एक पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उसके तौर तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा, और अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ के तौर तरीके अलग होंगे। अगर आप मान लिया सेक्रेटरीट में जाते हैं, वहाँ के तौर तरीके अलग होंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। फिर हमारा प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म, जिस पद पे हम बैठे हुए हैं उस पद पे हमसे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है, उससे एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो क्राइम को कम करेगा, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करेगा किसी भी तरीके से, उसको हमें पूरा करना होता है। एक टैक्स ऑफिसर को कैसे भी करके इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी है कि कौन टैक्स की चोरी कर रहा है, उसको रेड करना है, उससे पैसा रियलाइज़ करना है। तो हमसे एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सपेक्टेड रहती है। सिर्फ ईमानदार होना, एथिकल होना ही सफिशिएंट नहीं है। उसी तरीके से फैमिली और फ्रेंड्स, उनके साथ में हमारे कमिटमेंट्स रहते हैं, उनको समय देना, उनकी देखभाल करना, ऑब्लिगेशंस को पूरा करना, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास में रहती हैं। फिर सेल्फ, हमारी खुद पे भी जिम्मेदारी है, अपनी हेल्थ को सही रखना, अपनी भावनाओं का ध्यान रखना, अपने इंटरेस्ट को जारी रखना, इन सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट एंड जनरल वेलफेयर, इसके बारे में हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि जो भी हम काम करें वो ऐसा हो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो। फिर ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ये भी हमें देखना है, ह्यूमन राइट्स देखना है। और उसी तरीके से रिलीजन और गॉड, कि जो भी हम काम करें उससे किसी की रिलीजियस भावनाओं पे हर्ट ना हो, और जो भी काम करें वो हमारे धर्म के अनुरूप भी हो, हमारे देश की जो धार्मिक लोग हैं उनकी भावनाओं के भी अनुरूप हो। तो इस तरीके से हमारे ऊपर बहुत सारे क्लेम रहते हैं जब हम एक पब्लिक ऑफिशियल बनते हैं। अब देखिए, जो पब्लिक ऑफिशियल होते हैं उसके ऊपर चैलेंज क्या आ जाते हैं। ये जो हमारे ऊपर एथिकल ऑब्लिगेशंस होते हैं, तरह तरीके के, 12 तरीके के हमने डिफाइन किए, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। नॉर्मली इनको पूरा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कई बार इनमें क्या होता है, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। एक को पूरा करें, दूसरा पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रहती है ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स में, लॉ में, प्रोफेशनल वैल्यूज़ में, फैमिली कमिटमेंट में। अब जैसे मान लिया आप एक पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आपने किसी क्रिमिनल को पकड़ा, कोई टेररिस्ट है, कोई किडनैपर है, तो लॉ के हिसाब से आपको पावर नहीं है कि आप उसको मार सकें, पीट सकें, उससे कोई भी स्टेटमेंट ले सकें। लेकिन अगर उसको हम नहीं करते हैं, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत कॉमन होता है, तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि वो क्या क्राइम करने वाला है या किसी बच्चे को कहाँ छुपा के रखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि लॉ में और जो तौर तरीके फॉलो किए जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। उसी तरीके से फैमिली कमिटमेंट में और हमारे प्रोफेशनल वैल्यूज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये भी चीज़ें होती हैं कि जब अलग अलग चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो हमने डिस्कस किया, तो हमें एक चूज़ करना पड़ता है, एक छोड़ना पड़ता है। कई बार हमें प्रोफेशनल जजमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हमारा जजमेंट कुछ और हो सकता है कि क्या चीज़ देश के हित में है, क्या चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट है, और जो हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो अलग हो सकती हैं। अब मान लिया कोई कानून बना जो कि आपको ऐसा लगता है कि देश के हित में नहीं है, उसके खिलाफ में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट में तो ये है कि वो कानून ना रहे, लेकिन आपके जो प्रोफेशनल कमिटमेंट ये हैं कि जो लोग भी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं उनको आपको रोकना है। तो आपका प्रोफेशनल जजमेंट कुछ और हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है। उसी तरीके से आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट में फ़र्क हो सकता है। अगर आप अपने घर पे बहुत समय देते हैं तो आप शायद प्रोफेशनल जो काम है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, और अगर आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं तो घर के लिए समय नहीं है, तो इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें, जब हम पब्लिक सर्वेंट होते हैं तो हमें झेलनी पड़ती हैं या फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आपको क्राइम कम करना है और आपके देश में कानून इतना स्लो है कि दसियों साल लग जाते हैं किसी को सज़ा दिलाने में, तो कई बार क्राइम को कम करने के लिए पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ता है, जो कि हो सकता है लॉ के हिसाब से सही नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो शायद क्राइम कम नहीं होगा।
उसी तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग, किसी मंत्री का फ़ोन आया, किसी सीनियर ऑफिसर का फ़ोन आया, आपने उसकी बात नहीं मानी, तो वो आपका ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी फैमिली सफ़र करेगी। उसी तरीके से कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाएँ और उनको हेल्प करें, और जब हम इसको हेल्प करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के चैलेंजेस जो होते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स को फेस करने पड़ते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो एथिकल पब्लिक सर्वेंट्स रहते हैं उनसे हम क्या उम्मीद करते हैं, उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसके लिए उनका एलिजियंस होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, ये ध्यान रखना चाहिए। कोई भी काम ऐसा ना करें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वैल्यूज़ है उसको हम फॉलो करें, उस मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। दूसरा कि रूल ऑफ लॉ जो है उसको हम फॉलो करें, अपहोल्ड करें, लॉ के अगेंस्ट में ना जाएं। तीसरा यह कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यह है कि पर्सनल बायसेस, पर्सनल बिलीफ्स को आड़े ना आने दें, फैक्ट्स के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे डिसीजन करें। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह है कि जब भी हम कोई डिसीजन लें तो वो डिसीजन जो है वो पता रहे लोगों को कि हमने क्यों डिसीजन लिया, उसका रीज़न दें, और जो भी आदमी चाहे उसको हम इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएं और कारण बताएं कि हमने कोई डिसीजन क्यों लिया। उसी तरीके से हम अपनी पब्लिक लाइफ में इंटीग्रिटी या ईमानदारी को मेंटेन करें, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पब्लिक फंड्स हैं उसका इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ करें। क्योंकि देखिए, हमारे देश में जो पैसा है वो जनता का पैसा है, और जनता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए बेस्ट पॉसिबल मैनर में। ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से जो भी हम काम करें वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट क्या है हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। तो जो भी हमारा काम हो वो अल्टीमेटली पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने जाना कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए कौन कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, और एथिकल जो वैल्यूज़ होती है उसको फॉलो करने में उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। अब हम और जानेंगे आगे के लेसन्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम जानेंगे पब्लिक रिलेशनशिप्स में जो एथिक्स की ज़रूरत रहती है उसके बारे में जानेंगे। तो हम इसमें जानेंगे पब्लिक रिलेशनशिप क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और इसको हम एथिकल कैसे बनाएं, और अगर एथिकल नहीं होगी तो उसके क्या परिणाम होंगे। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए पब्लिक लाइफ के बारे में, या जो हम जनता के साथ जुड़ते हैं, आम जनता के साथ में किसी पब्लिक सर्विस में जुड़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। पब्लिक लाइफ जो है वो बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है, जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ रहते हैं, कल्चरल इश्यूज़ रहते हैं, सोशल इश्यूज़ रहते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और जिस जगह पे हम काम करते हैं वर्क प्लेस भी शामिल है, जिससे कि जो सोसाइटी है वो एक से दूसरे से जुड़ी रहती है, कोहेसिव रहती है। देखिए, किसी भी सोसाइटी के अंदर हजारों लाखों लोग रहते हैं और वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको जो जोड़ने का काम करती है वो हमारी पब्लिक अथॉरिटीज करती हैं। अगर वो ना हो तो हम एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो उसी को हम बेसिकली पब्लिक लाइफ कहते हैं, क्योंकि ये पब्लिक को इफेक्ट करता है, जनता को इफेक्ट करता है। और जो लोग भी पब्लिक लाइफ में जुड़े रहते हैं, खास तौर से जो लीडरशिप पोजीशन पे रहते हैं, वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पे असर डालते हैं। देखिए, अगर आप किसी कॉरपोरेट में काम करते हैं, आपका कोई अपना बिजनेस भी है, तो आप कुछ लोगों की ज़िंदगी पे असर डालते हैं। लेकिन जब आप पब्लिक ऑफिस में रहते हैं तो आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को इफेक्ट करते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पे असर पड़ता है, और इसीलिए यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अब हम बात करते हैं पब्लिक रिलेशनशिप की। देखिए, जो पब्लिक रिलेशनशिप है ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है, जिसके अंदर जो पब्लिक एटीट्यूड होता है उसको हम मॉनिटर करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं कि जनता क्या चाहती है, और उसको हम मॉनिटर करते हैं और उसकी बात को हम ध्यान रखते हैं। और इसी तरीके से जो पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको हम डेवलप करते हैं। जैसे एक पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके और जनता के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए। उसी तरह जो कोई कॉरपोरेशन होती है उसके और कंज्यूमर्स के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए। तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप को जोड़ने का काम करती है उसको हम पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। जो पब्लिक है यहाँ पे उसका मतलब सिर्फ आम जनता नहीं है, इसका मतलब शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं और मीडिया हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ें किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रहती हैं वो सब उसके लिए पब्लिक का काम करती हैं। तो पब्लिक रिलेशन क्या होता है? ये जिसको हमने कहा पब्लिक, उन पब्लिक के साथ में हम कैसे काम करें, कैसे गेट अलॉन्ग करें, ये जो है पब्लिक रिलेशन का काम होता है कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ में हम अच्छे संबंध बनाएं, वो हमें अच्छी तरीके से समझें, हम उनको अच्छी तरीके से समझें। ये काम पीआर करती हैं। और पीआर देखिए बहुत सारे लोगों को ऊपर फैला रहता है जिनको हम पर्सनली नहीं जानते। देखिए जब हम प्राइवेट डोमेन में काम करते हैं, जैसे हमारा फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो हर एक व्यक्ति को हम पर्सनल लेवल पे जानते हैं। लेकिन मान लिया अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए तो आप देखिए कि आपके अंडर में लाखों लोग रहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं। उसी तरह वो भी आपको पर्सनली नहीं जानते हैं, वो आपको उस पोस्ट से जानते हैं जिस पोस्ट पे आप हैं। और इसीलिए हमें उस पोस्ट के हिसाब से काम करना होता है। एक दूसरे को हम पर्सनल लेवल पे नहीं जानते, हमें अपने पोस्ट की डिग्निटी को मेंटेन करनी है और उसके अनुरूप काम करना है। तो जो पब्लिक रिलेशनशिप होते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं? देखिए हर एक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, हर एक प्राइवेट कंपनी होती है, उसके लिए पीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और वो पीआर ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है। ये जो पीआर ऑफिसर्स होते हैं वो एक तो इंटरनल यूनिटी को गारंटी करते हैं, इन द सेंस कि कंपनी के अंदर हर आदमी अलग अलग आवाज़ में ना बोले बल्कि एक ही आवाज़ में बोले और वो आवाज़ पीआर ऑफिसर के थ्रू कन्वे की जाती है। और इस तरीके से एक क्लियर कट कम्युनिकेशन का चैनल बनाया जाता है मैनेजमेंट के बीच में और डिफरेंट पर्सनल के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट की जो आवाज़ होती है वो पीआर ऑफिसर देते हैं और वो सब लोगों से कंसल्ट करके जो भी कंसर्न लोग होते हैं उनसे सुनते हैं और जो भी अथॉरिटी जिसको ये पावर रहती है एक फाइनल डिसीजन लेने की, उससे क्या व्यू है उसको पता करके फिर वो जनता को कम्युनिकेट करते हैं। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में हर एक ऑफिसर्स को स्वतंत्रता नहीं है पॉलिसी मैटर्स पे अपनी बात रखने की। एक पीआर ऑफिसर होता है जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करता है और फिर जो सरकार का व्यू है, ऑर्गेनाइजेशन का व्यू है, वो जनता के सामने रखता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पीआर ऑफिसर का। इस तरीके से पीआर ऑफिसर जो है वो जो कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और एक जनता के बीच में या जो भी उसके स्टेक होल्डर्स उनके बीच में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है और वो जो होता है टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक है या जो जनता है उसकी प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना और फिर ऑर्गेनाइजेशंस की जो बात है उसको जनता तक पहुंचाना, ये जो है पीआर का काम रहता है। और जब एक ही चैनल रहता है तो ये कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है क्योंकि जनता को पता रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टैंड ले रही है और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को एक ही चैनल से पता चलता है कि जनता क्या चाहती है। अब देखिए ये जो पब्लिक रिलेशंस है इसको हम बहुत ही कम उम्र से सीखना शुरू करते हैं। हम भले ही पीआर ऑफिसर ना हो, पीआर कंपनी में काम ना करें, लेकिन पब्लिक को तो हमें डील करना ही पड़ता है। हम इसको बचपन से ही सीखते हैं, जैसे ही हम अपने घर से बाहर जाते हैं और अनजान लोगों के साथ में हमारा इंटरेक्शन होता है, हम पब्लिक रिलेशन बनाना सीख जाते हैं। जैसे हम जब अपने स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ हम अपने स्कूल मेट्स को डील करना पड़ता है, क्लास में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको डील करते हैं, टीचर्स को डील करते हैं, अपने घर में आसपास पड़ोसियों को डील करते हैं। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अपने कोलीग्स को डील करते हैं और उसी तरीके से हम एक कंपनी में जब रहते हैं तो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन सब को हम डील करते हैं। तो ये सारी की सारी जो डीलिंग है ये हम सीखते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से हम एक आम पब्लिक को डील करें, एक पब्लिक स्पेस में हम कैसे बिहेव करें, कैसे एक पॉजिटिव मैसेज दें, ये हम सब जानते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि जब हम पीआर कंपनी में काम करते हैं या पीआर ऑफिसर की तरह काम करते हैं तो उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बजाय इसके कि हम अपने इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करें।
तो जो पब्लिक रिलेशनशिप्स होते हैं उसके अंदर देखिए क्या क्या एथिकल कोड्स होते हैं और कैसे फॉलो किए जाते हैं। हर एक जो कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, और हर एक जो एम्प्लॉय होता है उसको कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट उसको फॉलो करना जरूरी होता है, जो कि एम्प्लॉयर बनाते हैं। अगर हम सारे कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करें और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली एथिकल हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का परसेप्शन भी एथिकल हो जाएगा। और इसीलिए क्या होता है, जो लोग कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ में पेनाल्टीज लगाई जाती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल्स में जानेंगे, खास तौर से जब हम प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस की बात करेंगे। लेकिन अभी ये जानना काफ़ी है कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली क्या चीज़ होते हैं। देखिए, जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं वो एक ब्रॉड गाइडलाइन होते हैं, जिसमें जो भी एम्प्लॉयज़ या जो मेंबर्स होते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, उनको बताया जाता है कि किस तरीके का बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से डील करना चाहिए और लोगों के साथ में। जैसे गवर्नमेंट के अंदर आपसे एक्सपेक्टेड रहता है कि आप पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करें, इम्पार्शियलिटी मेंटेन करें, ऑब्जेक्टिव हों, सर्विस टू पीपल हो, इस तरीके की चीज़ें वो ब्रॉडली आपको बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। और इस तरीके से ये एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं कि हम किस तरीके से अपने फंक्शंस को करें कि वो एथिकल हों और जो ऑर्गेनाइजेशंस के एथिक्स हों उसके अनुरूप हों। लेकिन ये जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं वो अपने में पनिशेबल नहीं होते, ये गाइडलाइंस होते हैं। जहाँ तक पनिशमेंट की बात होती है उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि उनको अगर हमने वॉयलेट किया तो उसके लिए पनिशमेंट होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और उसके अंदर ये आपको बताया जाता है किस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए। इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको प्रोहिबिट किया जाता है, बैन किया जाता है, मना किया जाता है, और अगर उन एक्टिविटीज़ को करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। जैसे गिफ्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। अगर मान लिया आपने किसी से गिफ्ट ले लिया तो आपके खिलाफ में एक्शन हो सकता है। उसी तरीके से अगर आपने अपने इन्फ्लुएंस को लगा करके किसी से नौकरी दिलवा दी, किसी को ठेका दिलवा दिया, तो भी आपके खिलाफ में एक्शन हो सकता है, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट बड़े स्पेसिफिक होते हैं। अगर उसको आपने वॉयलेट किया तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये इसलिए बनाए गए हैं कि अगर हम इनको फॉलो करें तो हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं और जो मॉरल डिग्रेडेशन है हमारा उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लिया आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और अगर आप एक ऐसी पार्टी में जाते हैं जो कि एक ठेकेदार की पार्टी है जिसके साथ में आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, तो नेचुरली एक परसेप्शन ये आता है कि आप उसके साथ में फेयर नहीं हैं, आप उसको प्रिविलेज दे रहे हैं। और वो हो भी सकता है कि अगर आप उसके साथ में एक दोस्ती का रिश्ता बनाते हैं तो कल अगर उसके खिलाफ में एक्शन की बात आएगी तो शायद आप उतनी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए ये सारे के सारे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं कि उसको अगर हम फॉलो करें तो हम मॉरल तरीके से अपना काम कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो पब्लिक होती है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और ऑफिशियल्स के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मॉरल तरीके से काम कर रहे हैं और फेयर तरीके से काम कर रहे हैं। ये भी दोस्तों देखा गया है कि कई बार बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गलत तरीके के प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं पब्लिक रिलेशनशिप्स में। जैसे कई बार क्या होती है कि जो उनके अपोनेंट्स होते हैं उनके खिलाफ में फॉल्स और मेलेसियस न्यूज़ फैलाती, मतलब कि गलत सलत खबरें, और उनको बदनाम करने का काम करती हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने बारे में जो फेवरेबल चीज़ें, अच्छी चीज़ें वो तो बताते हैं लेकिन बुरी चीज़ें नहीं बताते हैं, कंप्लीट ट्रुथ की जगह हाफ ट्रुथ बतलाते हैं। ये भी देखा गया है कि खास तौर से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आजकल जो पीआर कंपनीज़ का इस्तेमाल करती हैं, वो उनके जो अपोनेंट्स हैं उनको सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करती हैं, डिफेम करती हैं, उनके खिलाफ में दुष्प्रचार करती हैं। अगर उनके फेवर में कुछ लिखा जाता है तो उसको ट्रोलिंग करती हैं, उसको परेशान करती हैं। और उसी तरीके से बहुत सारी पीआर कंपनीज़ हैं जो पैसा देकर के न्यूज़पेपर में अपने फेवर में अच्छी अच्छी न्यूज़ छपवाती हैं। और उसी तरीके से कई ऐसी पीआर कंपनीज़ हैं, पीआर ऑफिसर्स हैं जो कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में फॉल्स क्लेम करते हैं, झूठे वादे करते हैं और जनता को धोखा देते हैं। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं पीआर कंपनीज़ के द्वारा, उसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। क्योंकि एक बार जो है अगर आपका झूठ पकड़ा गया
तो उसके बाद में जनता का विश्वास जो है आपके ऊपर से उठ जाता है। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कहा था कि आप सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं और कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को हर समय के लिए मूर्ख आप नहीं बना सकते। कहने का मतलब यह है कि अगर आप गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, झूठ का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आपकी पोल खुलेगी और एक बार पोल खुल गई तो जनता का विश्वास आपके ऊपर खत्म हो जाएगा। और इसीलिए जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, उनको पीआर में एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए ताकि उनकी विश्वसनीयता बनी रहे और जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं उसकी भी विश्वसनीयता बनी रहे। तो दोस्तों, आज हमने जाना पब्लिक रिलेशंस के बारे में कि पब्लिक रिलेशंस का क्या रोल रहता है, उसमें एथिक्स की क्या ज़रूरत है और अगर हम उसमें एथिकल नहीं होंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनके ऊपर कौन कौन सी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको एथिकल होने की क्या ज़रूरत रहती है और अगर वो एथिकल नहीं होंगे तो क्या होगा और एथिकल होने में क्या चैलेंजेस रहते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे आज के टॉपिक में, एथिक्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं। देखिए, पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो लोग होते हैं जिनको कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में या सरकारी एजेंसी में अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो लोग हैं जो कि सरकारी पदों पर रहते हैं उनको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। अगर हम इसको और डिटेल में जाएं तो जो हमारा इंडियन पीनल कोड है उसका सेक्शन 21 जो है वो पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है, जिसके अंदर ये जो लोग हैं वो इंक्लूडेड हैं। कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, जो लोग आर्मी, नेवी या आपका एयरफोर्स में काम करते हैं, आर्म फोर्सेस में जो लोग भी काम करते हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। जजेस, सिविल सर्वेंट्स और जो लोग पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या म्यूनिसिपैलिटी के लिए अपॉइंट होते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। उसी तरीके से जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं जो भी सरकार में काम करते हैं, सारे के सारे जो लोग हैं उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एथिक्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक सर्वेंट के लिए और क्यों पब्लिक सर्वेंट जो हैं वो एथिकल नहीं हो पाते हैं। देखिए, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो एक इंसान होते हैं और जब वो सरकारी पद पे आ जाते हैं तो भी उनके जो रोल्स हैं एज ए ह्यूमन बीइंग वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल्स को प्ले करना होता है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाएं, एसपी बन जाएं या मान लिया आप कमिश्नर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं या आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी के पिता हैं या माँ हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति पत्नी हैं, वो रोल भी आपको निभाने पड़ते हैं और यहीं पे कई बार कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है। हमारे जो डिफरेंट टाइप के रोल्स हैं उनमें आपस में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। हर जो रोल होता है उसके लिए हमें अलग तरीके के वैल्यूज़ चाहिए, अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स चाहिए। हम जिस तरह ऑफिस में बिहेव करते हैं उस तरीके से घर पे बिहेव नहीं कर सकते हैं और जिस तरह घर पे बिहेव करते हैं उस तरह ऑफिस में बिहेव नहीं कर सकते। हमें दोनों रोल को अलग अलग करना पड़ेगा। बहुत सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनफॉर्मल होती हैं, जैसे घर में आप जैसे रहें, जो कपड़े पहनें, जिस तरीके से बिहेव करें, लेकिन वही जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपको फॉर्मल तरीके से काम करना होता है क्योंकि वो पद की गरिमा भी आपको बना करके रखनी होती है और वहाँ पे आपके साथ में सर्टेन फंक्शंस हैं, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सर्टेन ड्यूटीज़ हैं, वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। इसीलिए हमें घर पे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो हमारे पब्लिक लाइफ में मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें कई बार फ़र्क होता है। मैक्स वेबर हैं जो कि बहुत ही बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उन्होंने बहुत ही फेमस एक कोट दिया और उन्होंने कहा कि ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम वो मॉरल एथिकल नॉर्म्स को लगाएं
जो हम पर्सनल लाइफ में लगाते हैं, क्योंकि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी होती है, जो सरकारी लोकतंत्र होता है, उसकी जो मशीनरी होती है, उसके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग टाइप के होते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेटिक मॉरलिटी होती है, जो एक हर ऑर्गेनाइजेशन की एक मॉरलिटी होती है, वो हमारी पर्सनल मॉरलिटी से अलग होती है और वो एकदम इंडिपेंडेंट होती है। जैसे अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं कर सकते। आपको क्रिमिनल्स को टैकल करने के लिए उसी जैसा बनना पड़ता है। आर्मी के अंदर आप जब दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं तो आप वो मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम पर्सनल लाइफ में मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, फॉरगिवन, फॉरगेट या फिर नॉन वायलेंस, लव एंड कॉम्पैशन, उसको हम प्रोफेशनल लाइफ में नहीं लगा सकते। घर पे किसी से गलती हो जाए आप उसे माफ़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप एक कलेक्टर हैं, एसपी हैं और वहाँ पे किसी ने कोई गड़बड़ किया तो आप उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप वहाँ पे एक पब्लिक सर्वेंट हैं और आपको अपनी ड्यूटीज़ को निभाना है। ड्वेलाइट वाल्डो एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही एक फेमस जो है फिगर हैं। उन्होंने 12 एरिया बताया जिसमें कि पब्लिक जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका ऊपर एथिकल क्लेम रहता है। 12 टाइप के एथिकल क्लेम होते हैं। हम इनको समझते हैं कि एथिकल क्लेम कौन कौन से होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही उसकी बाइबल है, कुरान है या गीता है, उसको उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस वैल्यूज़ को सबसे ऊपर अपहेल्ड करना चाहिए। फिर दूसरा है लॉ। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है सरकारी ऑफिसर के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए, कि लॉ को इम्प्लीमेंट करे, लॉ के हिसाब से काम करे, लॉ रूल्स और प्रोसीजर को ठीक से फॉलो किया जाए। नेशन, ऐसा काम किया जाए जो देश के हित में हो। उसी तरीके से जो पीपल हैं, जो लोग हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, वो भी हमसे सर्टेन एथिकल वैल्यूज एक्सपेक्ट करते हैं। तो उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसको भी हमें ध्यान रखना है। फिर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से कई बार बहुत अच्छे लीडर्स नहीं सामने आते हैं। डेमोक्रेसी के अपने पिटफॉल्स हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी में अगर काम करते हैं तो जिस तरीके की लीडरशिप आती है, जिस तरीके के लोग होते हैं जिनको हमें डील करना होता है, उनकी भावनाओं को भी कदर करना ज़रूरी है। उसके अलावा हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर सर्टेन ट्रेडिशंस होते हैं, सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं, सर्टेन नॉर्म्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आप अगर एक पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उसके तौर तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा, और अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ के तौर तरीके अलग होंगे। अगर आप मान लिया सेक्रेटरीट में जाते हैं, वहाँ के तौर तरीके अलग होंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। फिर हमारा प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म, जिस पद पे हम बैठे हुए हैं उस पद पे हमसे एक्सपेक्टेशन रहते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है, उससे एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो क्राइम को कम करेगा, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करेगा किसी भी तरीके से, उसको हमें पूरा करना होता है। एक टैक्स ऑफिसर को कैसे भी करके इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी है कि कौन टैक्स की चोरी कर रहा है, उसको रेड करना है, उससे पैसा रियलाइज़ करना है। तो हमसे एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सपेक्टेड रहती है। सिर्फ ईमानदार होना, एथिकल होना ही सफिशिएंट नहीं है। उसी तरीके से फैमिली और फ्रेंड्स, उनके साथ में हमारे कमिटमेंट्स रहते हैं, उनको समय देना, उनकी देखभाल करना, ऑब्लिगेशंस को पूरा करना, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास में रहती हैं। फिर सेल्फ, हमारी खुद पे भी जिम्मेदारी है, अपनी हेल्थ को सही रखना, अपनी भावनाओं का ध्यान रखना, अपने इंटरेस्ट को जारी रखना, इन सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट एंड जनरल वेलफेयर, इसके बारे में हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि जो भी हम काम करें वो ऐसा हो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो। फिर ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ये भी हमें देखना है, ह्यूमन राइट्स देखना है। और उसी तरीके से रिलीजन और गॉड, कि जो भी हम काम करें उससे किसी की रिलीजियस भावनाओं पे हर्ट ना हो, और जो भी काम करें वो हमारे धर्म के अनुरूप भी हो, हमारे देश की जो धार्मिक लोग हैं उनकी भावनाओं के भी अनुरूप हो। तो इस तरीके से हमारे ऊपर बहुत सारे क्लेम रहते हैं जब हम एक पब्लिक ऑफिशियल बनते हैं। अब देखिए, जो पब्लिक ऑफिशियल होते हैं उसके ऊपर चैलेंज क्या आ जाते हैं। ये जो हमारे ऊपर एथिकल ऑब्लिगेशंस होते हैं तरह तरीके के, 12 तरीके के हमने डिफाइन किए, और भी ज़्यादा हो सकते हैं।
नॉर्मली इनको पूरा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कई बार इनमें क्या होता है, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। एक को पूरा करें, दूसरा पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रहती है ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स में, लॉ में, प्रोफेशनल वैल्यूज़ में, फैमिली कमिटमेंट में। अब जैसे मान लिया आप एक पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आपने किसी क्रिमिनल को पकड़ा, कोई टेररिस्ट है, कोई किडनैपर है, तो लॉ के हिसाब से आपको पावर नहीं है कि आप उसको मार सकें, पीट सकें, उससे कोई भी स्टेटमेंट ले सकें। लेकिन अगर उसको हम नहीं करते हैं, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत कॉमन होता है, तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि वो क्या क्राइम करने वाला है या किसी बच्चे को कहाँ छुपा के रखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि लॉ में और जो तौर तरीके फॉलो किए जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। उसी तरीके से फैमिली कमिटमेंट में और हमारे प्रोफेशनल वैल्यूज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये भी चीज़ें होती हैं कि जब अलग अलग चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो हमने डिस्कस किया, तो हमें एक चूज़ करना पड़ता है, एक छोड़ना पड़ता है। कई बार हमें प्रोफेशनल जजमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हमारा जजमेंट कुछ और हो सकता है कि क्या चीज़ देश के हित में है, क्या चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट है, और जो हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो अलग हो सकती हैं। अब मान लिया कोई कानून बना जो कि आपको ऐसा लगता है कि देश के हित में नहीं है, उसके खिलाफ में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट में तो ये है कि वो कानून ना रहे, लेकिन आपके जो प्रोफेशनल कमिटमेंट ये हैं कि जो लोग भी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं उनको आपको रोकना है। तो आपका प्रोफेशनल जजमेंट कुछ और हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है। उसी तरीके से आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट में फ़र्क हो सकता है। अगर आप अपने घर पे बहुत समय देते हैं तो आप शायद प्रोफेशनल जो काम है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, और अगर आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं तो घर के लिए समय नहीं है। तो इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें, जब हम पब्लिक सर्वेंट होते हैं तो हमें झेलनी पड़ती हैं या फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आपको क्राइम कम करना है और आपके देश में कानून इतना स्लो है कि दसियों साल लग जाते हैं किसी को सज़ा दिलाने में, तो कई बार क्राइम को कम करने के लिए पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ता है, जो कि हो सकता है लॉ के हिसाब से सही नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो शायद क्राइम कम नहीं होगा। उसी तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग, किसी मंत्री का फ़ोन आया, किसी सीनियर ऑफिसर का फ़ोन आया, आपने उसकी बात नहीं मानी, तो वो आपका ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी फैमिली सफ़र करेगी। उसी तरीके से कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाएं और उनको हेल्प करें, और जब हम इसको हेल्प करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के चैलेंजेस जो होते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स को फेस करने पड़ते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो एथिकल पब्लिक सर्वेंट्स रहते हैं उनसे हम क्या उम्मीद करते हैं, उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसके लिए उनका एलिजियंस होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, ये ध्यान रखना चाहिए। कोई भी काम ऐसा ना करें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वैल्यूज़ है उसको हम फॉलो करें, उस मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। दूसरा कि रूल ऑफ लॉ जो है उसको हम फॉलो करें, अपहोल्ड करें, लॉ के अगेंस्ट में ना जाएं। तीसरा यह कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यह है कि पर्सनल बायसेस, पर्सनल बिलीफ्स को आड़े ना आने दें, फैक्ट्स के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे डिसीजन करें। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह है कि जब भी हम कोई डिसीजन लें तो वो डिसीजन जो है वो पता रहे लोगों को कि हमने क्यों डिसीजन लिया, उसका रीज़न दें, और जो भी आदमी चाहे उसको हम इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएं और कारण बताएं कि हमने कोई डिसीजन क्यों लिया। उसी तरीके से हम अपनी पब्लिक लाइफ में इंटीग्रिटी या ईमानदारी को मेंटेन करें, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पब्लिक फंड्स हैं उसका इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ करें, क्योंकि देखिए हमारे देश में जो पैसा है वो जनता का पैसा है, और जनता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए बेस्ट पॉसिबल मैनर में। ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से जो भी हम काम करें वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट क्या है हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। तो जो भी हमारा काम हो वो अल्टीमेटली पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने जाना कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए कौन कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, और एथिकल जो वैल्यूज़ होती है उसको फॉलो करने में उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। अब हम और जानेंगे आगे के लेसन्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो वहाँ की जो सरकार है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, और सरकार में
ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और जो नेता होते हैं पॉलिटिशियंस। इन दोनों का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी देश प्रोग्रेस करे। लेकिन होता क्या है कि किसी भी शासन को चलाने के लिए आपको पावर देनी पड़ती है कुछ लोगों को। अब जैसे कि भारत एक प्रजातंत्र है, कहने को तो प्रजा ही असली जो है रूलर है, बट इफ़ेक्टिवली क्या होता है कि जो प्रजा होती है वो कुछ नेताओं को चुनती है और उन नेताओं के पास ही पावर सारी दी जाती है। उसी तरीके से जो सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, उनके पास में ये पावर रहती है। बिना पावर के कोई भी सिविल सोसाइटी नहीं चल सकती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही पावर दिया जाता है, पावर का एक नेचर होता है वो लोगों को करप्ट कर देती है। इसीलिए कहा जाता है पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो पावर देना तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो एब्सोल्यूट पावर है उसको हम कम कर सकते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस लगा करके। और इसीलिए कई बार सरकारें जो होती हैं इस तरीके की नीति अपनाती हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा एजेंसीज हों पावर को होल्ड करने के लिए, और अगर कोई गलती करता है तो उसकी कमी को निकालने का भी एक प्राविधान होना चाहिए। ये जो भ्रष्टाचार की समस्या है ये केवल भारत की समस्या नहीं है या केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ की समस्या नहीं है, ये समस्या सारे विश्व की है। यहाँ तक कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये सारे भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। ऐसा ही कुछ हुआ करीब 1990s में यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का पर्पस था कि कुछ ऐसे सुझाव दिए जाएं जिससे कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, उनका एथिकल स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया जा सके। इस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था नोलन, और ये जो नोलन है उन्हीं के नाम से इस कमेटी को अक्सर नोलन कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम ये नोलन कमेटी के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या सुझाव दिए गवर्नमेंट सर्विसेज को इम्प्रूव करने का, पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करने का, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो कमेटी है इसका जो ऑफिशियल नाम था वो था कमेटी ऑन स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ, ये इसका ऑफिशियल नाम था। इस कमेटी के जो हेड थे वो नोलन थे, और ये जो कमेटी थी वो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी थी, नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक बॉडी थी, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट, जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए बनाई गई थी। ये 1994 में इसका गठन हुआ था, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के, उनका नाम जॉन मेजर था। ये कमेटी जो है वो बनाई गई थी क्योंकि वहाँ के कुछ लोकल पॉलिटिशियंस थे जिनके खिलाफ में कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस का आरोप लगा था, और उस वजह से इस कमेटी का गठन हुआ था। अब हम जानते हैं कि ये जो कमेटी है उसका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या था। इस कमेटी का जो टर्म ऑफ रेफरेंस ये था कि टू एग्जामिन करंट कंसर्न अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑल होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस इंक्लूडिंग अरेंजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी। मतलब जो भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल उसमें इम्प्लीकेशन हो या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो, उनमें जो भी लोग हेड करते हैं उनके कंडक्ट और स्टैंडर्ड के बारे में ये कमेटी बनाई गई थी। और इसका जो काम था वो ये था कि वो रिकमेंड करेगी कि कौन से चेंजेस किए जाएं जिससे कि जो आम जनता में या जो आम जो आपकी जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव किया जा सके। पब्लिक ऑफिस की डेफिनेशन बड़ी वाइड थी, और इसके अंदर मिनिस्टर्स भी थे, सिविल सर्वेंट्स भी थे, एडवाइज़र्स भी थे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी थे। तो ये जो कमेटी है इसने 7 जो है प्रिंसिपल्स बताए, और इन प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, और जिसको नोलन प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम जानते हैं इन 7 प्रिंसिपल्स के बारे में। जो पहला प्रिंसिपल है वो है सेल्फलेसनेस, मतलब निस्वार्थ की भावना। इसका मतलब यह है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट हो उसको चाहिए कि वो जो भी काम करे उसमें अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ना निहित करने की कोशिश करे। तो व्यक्तिगत स्वार्थ का मतलब ये नहीं है कि आप स्वयं फ़ायदा उठाएं। अगर आप अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं तो वो भी गलत है। तो हमें जो भी काम करना चाहिए उसके पीछे कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी परिवार का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल ये है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है इंटीग्रिटी।
इंटीग्रिटी का देखिए मतलब ये है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हों वो अपने को ऐसी पोजीशन पे ना डालें, ऐसे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ना लें किसी से जिससे कि उनको अपने काम के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़े। देखिए क्या होता है कि जब आप पावर में रहते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आपको बिना कुछ कहे हुए भी बहुत कुछ तरीके से ऑब्लाइज करने की कोशिश करते हैं। कभी वो गिफ्ट देते हैं, कभी पैसे देते हैं, कभी कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं, कभी आपको कहते हैं भाई हमारे यहाँ खाना खा लो आकर के, या उनके ऑनर में कोई फंक्शन करते हैं जिससे कि वो आदमी ऑब्लाइज महसूस करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी फ्री लंच नहीं होता है। अगर हमने किसी का ऑब्लिगेशन लिया तो हम उसको कभी ना कभी रिपे करना चाहते हैं, और जब हम उसको रिपे करेंगे और हमारे पास पावर है तो अक्सर उसमें पावर का मिसयूज़ होता है। इसीलिए जो इंटीग्रिटी प्रिंसिपल है उसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं उनको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहिए कि जिसके वजह से उनकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है उस पर कोई असर पड़े। तीसरा जो उनका इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है ऑब्जेक्टिविटी। देखिए हम सब जो इंसान होते हैं हमारे कुछ ना कुछ व्यूज़ रहते हैं, कुछ बायसेस होती हैं, कुछ चीज़ों को हम पसंद करते हैं, कुछ चीज़ों को नापसंद करते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं और उस डिसीज़न के पीछे हमारा बायस अगर छुपा रहता है तो वो डिसीज़न बड़ा सब्जेक्टिव होता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती है। तो ऑब्जेक्टिव डिसीज़न का मतलब ये होता है कि जब हम कोई डिसीज़न लें तो उसमें बायस ना हो, उसमें फैक्ट्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, जो भी एविडेंस हैं उनके बेसिस पे हम डिसीजन लें। तो वो जो है ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत है हर एक पब्लिक सर्वेंट्स के लिए। तो वो किसी भी तरीके का बायस इसमें ना लाए, और जब भी वो कोई काम करता है, चाहे किसी को नौकरी देना हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना हो, या किसी आदमी को किसी रिवार्ड के लिए या बेनिफिट के लिए रिकमेंड करना हो, तो उसको चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका असेसमेंट करे। इस वजह से नहीं कि किसी से जान पहचान है, किसी को आप जानते हैं और उसको फेवर करने का आप प्रयत्न करें। चौथी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होती है अकाउंटेबिलिटी। देखिए जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो बहुत ऊंचे पदों पे रहते हैं, खासतौर से जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर हैं, प्रधानमंत्री हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, या मंत्री हो गए, या सेक्रेटरीज हो गए, ये सब बहुत ऊंचे पद पे लोग रहते हैं। और वो लोग इस पावर की वजह से अक्सर ये समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होना चाहते। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल है वो ये आपको सिखाता है या ये बताता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे कितने भी ऊंचे पद पे हों, उनको जनता के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। जो भी डिसीजन उन्होंने लिए उसके लिए उनको अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है। और इसके लिए अगर कोई भी पब्लिक बॉडी जो है या जुडिशरी है, अगर वो जो है उनके डिसीजंस को क्वेश्चन करती है तो उनको उसकी स्क्रूटनी के लिए अपने को सबमिट करना चाहिए, अपने को प्रेजेंट करना चाहिए। तो अगर उनसे कोई पूछा जाए कि भाई आपने ये फला डिसीजन क्यों लिया, तो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई हाँ हमने ये डिसीजन इस वजह से लिया है, और इस वजह से अगर डिसीजन गलत है, अगर उन्होंने डिसीजन गलत लिया है तो उनको उसका पनिशमेंट भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सही और गलत डिसीजन के लिए पब्लिक सर्वेंट्स को अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है। ऐसा उनका जो है चौथा प्रिंसिपल था। पांचवा प्रिंसिपल है ओपननेस। ओपननेस का मतलब हो गया ट्रांसपेरेंसी। जो भी डिसीजन कोई भी पब्लिक सर्वेंट ले उसके पीछे क्या तर्क है, क्यों उसने ये डिसीजन लिया, ये तो सबको पता रहता है कि ये डिसीजन लिया गया, लेकिन वो डिसीजन क्यों लिया गया, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या सिचुएशंस थी, क्या ऑप्शंस थे, किस सिचुएशन में वो डिसीजन को लेना पड़ा, ये अगर सारी चीज़ें जनता के बीच में रहेंगी, अगर जनता इसको जानेगी तो डेफिनेटली उसके अंदर ट्रस्ट आएगा, और इससे क्या होगा, मिसयूज़ भी नहीं होगा किसी पावर का। तो इस वजह से कमेटी ने रिकमेंड किया कि जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डिसीजन लेते हैं तो उनको उसका रीज़न एक्सप्लेन करना चाहिए कि उन्होंने वो डिसीजन क्यों लिया गया, ताकि ये देखा जा सके कि जो उनका डिसीजन है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो डिसीजन सही माना जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिसीजन लिया गया ये जानना कि क्यों लिया गया, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है। छठी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब ये है कि हम अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके कोई भी पैसा ना बनाएं या हम कोई भी प्रॉफिट उससे ना कमाएं, ईमानदारी से हम काम करें। ईमानदारी का मतलब ये होता है सच बोलना। सच बोलने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, हमारी किसी कंपनी में जो डीलिंग है, हमारे अगर कोई परिवार के क्लोज आदमी की किसी के साथ डीलिंग है, तो ये जो सारे हमारे इंटरेस्ट हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट भी हम पब्लिक को डिक्लेयर करें, डिस्क्लोज करें, ताकि पब्लिक ये जान सके कि हम
उन लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं जिनके साथ में हमारा कोई भी व्यक्तिगत संबंध है या उससे हमें कोई फ़ायदा पहुंच सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑनेस्टी मतलब ट्रूथफुलनेस अबाउट योरसेल्फ और अपने परिवार के मेंबर्स के बारे में। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज़ है लीडरशिप। इस कमेटी ने ये बताया कि जो हमारे जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं या पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, उनको लीडरशिप डिस्प्ले करने की ज़रूरत है। वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन होने चाहिए, उनको प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि लोग उनके एग्जाम्पल्स को कोट करें, उनके जैसा बनना चाहें। और इसीलिए जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या जो लोग पब्लिक ऑफिसर्स को होल्ड करते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है और उनको लीडरशिप स्किल्स को डिस्प्ले करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनको अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए ताकि बाकी लोग भी उनको फॉलो कर सकें। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने सीखा कि ये जो नोलन कमेटी है उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके स्टैंडर्ड को, उनके एथिकल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि ये केवल यूके की बात नहीं है, पूरे दुनिया की बात है और हर एक देश में इस तरीके के एथिकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत है जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस की नोलन कमेटी ने। और मुझे उम्मीद है कि आप इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ गए होंगे और इससे आपको क्वेश्चंस को आंसर करने में सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।